हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्लास 6 का हिस्ट्री है, यानी एनसीईआरटी बेस है ये सारा। और आज आपका चैप्टर नंबर 9 है। क्या है आपका चैप्टर नंबर 9? और नए साम्राज्य और राज्य इसका नाम है। और वह 1 से लेके आपको 8 लेसन तक करवा दिया गया है हिस्ट्री का 6 क्लास का। और ये आज आपका 9th लेसन है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अरविंद राजा कैसे बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों परताव देते हुए रूप पहले कागज पर लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे वीणा बैठकर वीणा भी बजानी होगी, कविता भी पढ़ना होगा। एक संगीतज्ञ और राजा, मतलब एक संगीत यानी गाना गाने वाला राजा कैसे बन सकता है? कौन हो सकता है वो? अरविंद सोचने लगा। तो चलिए, जो अरविंद सोचता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि अरविंद ने ऐसा कैसे सोचा और इसका आंसर क्या है। तो देखिए, इसका आंसर है, क्या बताती है प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेन, किसके द्वारा? हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया था। तो देखिए, उसके बाद है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, यानी समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति थी वो क्या थी। आप देखिए, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ जैसे ही एक ही वाक्य का अंश दिया गया है। देखिए, यहाँ लिखा गया योद्धा समुद्रगुप्त, जिसका शरीर युद्ध मैदान में कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर तुम मानचित्र साथ में देखेंगे तो गौर से देख पाएंगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे, यानी आपको मानचित्र में यह बताया गया है। उसी तरह इस क्षेत्र में बैंगनी और नीले रंग के भी मिले हैं। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बताया गया। हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। तो देखिए, जो आपका मानचित्र है यहाँ पे, इसमें आपको बताया गया हरे कलर से क्या था। तो हरे कलर से आपका देखिए कि यह हरे कलर से जो हरे क्षेत्र हैं उन्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। इसे कुछ क्षेत्र बैंगनी और लाल भी दिखेंगे। तो देखिए, मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजा और उसके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। तो देखिए, पहले आपका मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राजाओं को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो जो हरे क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, यानी समुद्रगुप्त ने जिस क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया था। तो देखिए, हरे क्षेत्र में कौन कौन से हैं? कन्नौज है, प्रयाग है और पाटलिपुत्र और नालंदा है। ये हरे क्षेत्र हैं। उसके बाद है आपका, इसके बाद दक्षिण पथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। यानी दक्षिण पथ के जो भी शासक आते हैं उसमें लाल बिंदु के द्वारा मानचित्र में दिखाया गया है। सब ने हार जानने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। यानी जब युद्ध हुआ था तो वो हार गए थे और युद्ध में हारने के कारण उन्होंने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर अपने शासन करने की अनुमति दे दी थी। तो कौन से कलर से है? लाल कलर से है। यानी जो भी ये लाल कलर आपको दिखाई दे रहा है ये भी समुद्रगुप्त ने जीता हुआ था। यानी ये जो राज्य हैं ये सारे समुद्रगुप्त ने जीत लिए थे। उसके बाद है आपका पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके के लिए शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। उसमें श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह भी उनसे किया था। तो एक बार आप ये मानचित्र देख लीजिएगा।
इसमें क्या कहा गया है? आधा मैंने आपको बता दिया कि देखिए ये जो भी क्षेत्र थे वो समुद्रगुप्त के द्वारा जीते हुए क्षेत्र थे। उसके बाद है आपका वंशावली, यानी वंशावली क्या थी? तो वंशावली क्या थी? अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों ने के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रति पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। उन्होंने महाराजाधिराज की बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उसके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख मिलता है। इससे यह आभास होता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया था। उसके बाद देखिए समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे कि उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची में से भी प्राप्त होती है। उसके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से भी प्राप्त होता है। उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उसका दरबार विद्वानों से भरा था। उनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी, यानी इसके बाद जो चैप्टर है उसमें आपको उनके बारे में पढ़ना है। तो चलिए उसके बाद है आपका हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, यानी जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों में पता चलता है उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी। उसमें हर्षचरित की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वयं त्वांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने यहाँ जो भी कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया है। उसके बाद है आपका कि हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्हें नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। उसके बाद है आपका पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ, यानी पल्लव के बारे में और चालुक्य के बारे में और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ क्या कहती हैं। तो देखिए इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी हेओल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे ये धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमा पर अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। उसके बाद है पुलकेशिन द्वितीय, सबसे पहले चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इनमें उसने पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। उसके बाद है आपका रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्वी तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ था आनंद। कवि का कहना था कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। उसके बाद है आपका पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल हो गए थे। पल्लव और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ेंगे, यानी जो राष्ट्रकूट और चोल वंश के शासक हैं उसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? कक्षा 7 में, यानी जो अगला मतलब क्लास है आपकी, यानी 7th क्लास, उसमें आप लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? राष्ट्रकूट और चोल वंश के बारे में पढ़ना है। देखिए उसके बाद इन राजाओं का प्रशासन कैसे चलता था। अब आपको बताना है कि इन राजाओं का प्रशासन कैसे चलता था। तो पहले के राजाओं की इस तरह राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना और प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिशेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। उसके बाद है आपका
संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। उसमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बेकार या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रमुख कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कार्यस्थली यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। उसके बाद है आपका कुछ इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ उनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली होते जाते थे कि वो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। उसके बाद है आपका एक नए प्रकार की सेना, यानी एक नए प्रकार की सेना क्या थी, तो कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर तथा इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजाओं को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं देता था, बदले में उनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ही वे कर वसूल करते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। उसके बाद है आपका दक्षिण के राज्यों में सभाएं, यानी दक्षिण के जो राज्य थे उसमें सभाएं कैसी होती थी। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, उन नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। नगर व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहती थी। उसके बाद है आपका उस जमाने में आम लोग, यानी जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिली है। चलो इसके बारे में उदाहरण देते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत भाषा बोलते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद है आपका उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। उसके बाद देखिए आपका एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, यानी इसकी कहानी हम पढ़ेंगे। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट दी थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आने लगे। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चले गए। उसके बाद है आपका अगर आप किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और पुलिस में खबर करता है, तो क्या उसके साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया जाएगा? एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत भाषा में अपने अभिलेख लिखवाए थे। यह आपने अध्याय 6 में और 7 में देखा होगा या पढ़ा होगा। उसके बाद है आपका चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूते मानते थे। उन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते थे, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो वो सभी को आगाह करने के लिए एक लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क हो जाते होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचते थे। उसके बाद है आपका एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान कर निकली राजा की सेना का बड़ा संजीव चित्रण किया गया है। उसके बाद देखिए राजा की सेना कैसे जाती थी। तो राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने के सामान यानी बकरे, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीत के नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चला करते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही तथा गुड़ और फूलों का क्या करते थे, उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत कोई अनुरोध कर सके, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंसक की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियों तथा हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जुटे खेत इस हलचल से भरे माहौल में डरकर भाग जाते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्द में डूब जाती थी। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।